दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोर का परमाणु मॉडल देखा और वहां से जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला था उसको हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग अब उसके आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत। ठीक है, बोर ने क्या किया कि एक फार्मूला बनाया। उन्होंने बताया कि मान लो ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट है, कक्षा है। उस कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। मान लेते हैं इस नाभिक से एनिमी कक्षा में, एनिमी बोर कक्षा। ठीक है, एनिमी बोर कक्षा वो आपका पहली ऑर्बिट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। और जिस कक्षा में घूम रहा है, मान लो पहले में घूम रहा है तो पहला, दूसरे में घूम रहा है दूसरा। तो भाई अगर ये मान लीजिए ये आपका नाभिक है तो ये पहली कक्षा इसकी त्रिज्या कुछ होगी, ये दूसरी कक्षा इसकी त्रिज्या अलग होगी। तो जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा से नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो आर एन। तो आर एन क्या है, एनिमी बोर कक्षा की त्रिज्या है। अब इसमें कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। किस चाल से घूमता है, बी एन वेग से घूमता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, वेग है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना मान लेते हैं, स्मॉल एम मान लेते हैं। तो आप जानते हो कि कोई भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी मान लो एनिमी कक्षा में घूम रहा है। तो इसमें जो बोर ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनिमी कक्षा में घूम रहा है तो वो एम बी आर कोणीय संवेग से घूमेगा और उसका मान होगा एन एच अपॉन 2 पाई। इसी कोणीय संवेग से वो घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। तो यहाँ से एनिमी कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर निकाले तो यहाँ से एम, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मान, बी एन इलेक्ट्रॉन का वेग, आर एन जिस कक्षा में वो घूम रहा है नाभिक से उसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इस गुणज के रूप में वो क्या करता है, घूमता है। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो आर एन को हमने इधर भेज दिया तो एम बी एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर एन। ठीक है ना। अब आप जानते हो कि जब ये घूमता है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश, नाभिक है इस पर कैसा आवेश, धनात्मक आवेश। मान लेते हैं यहाँ पे जो नाभिक है उसका परमाणु क्रमांक जेड और इसका आवेश कितना ए। तो कुल मिला के आवेश कितना होगा, जेड इंटू ई। इससे पहले हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इस पर नाभिक में धनात्मक आवेश, ये ऋणात्मक, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। बदले में उसे बैलेंस करने के लिए अब केंद्रीय बल बाहर तो लगेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अब केंद्रीय बल बराबर वैद्युत आकर्षण बल। अब केंद्रीय बल बराबर आप जानते हो जो फार्मूला होता है वो F बराबर क्या होता है, F बराबर एम बी स्क्वायर बटे क्या होता है, आर। द्रव्यमान गुणित वेग बटे क्या होता है, वेग का स्क्वायर बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये अब केंद्रीय बल बराबर होता है। तो यहाँ से एम, उसका इलेक्ट्रॉन का वेग कितना बी एन और त्रिज्या कितनी है आर एन। ये अब केंद्रीय बल हो गया। किसके बराबर होता है, वैद्युत बल के बराबर होता है। आप जानते हो वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या दोस्तों यही होता है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही होता है। इसको हम लोग के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के कांस्टेंट। और यही के का मान तो 1/4 आता था। ठीक है ना, आपने पढ़ा है, यही के का मान क्या आता है, 1/4। अब यह देखिए यहाँ से जब हम लेते हैं, यहाँ से क्या है, ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है। तो यहाँ पर जो आवेश है ये मान लो क्या है, Q1 है। तो K इंटू Q1 का मान Z इंटू ई और Q2 का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे E हो गया। और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर एन। तो आर एन का क्या हो गया, स्क्वायर। एक आर एन से एक आर एन कट गया तो यहाँ से एम बी एन स्क्वायर बराबर के जेड ई क्या हो गया, ई स्क्वायर हो गया अपान आर एन। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पर अगर पूरे का होल स्क्वायर आप करोगे, देखो यहाँ से क्या है, एम बी एन का स्क्वायर अगर करना है, पूरे का स्क्वायर करना है तो यहाँ एम का स्क्वायर होना पड़ेगा और नीचे एम आएगा तभी तो स्क्वायर होगा। एक एम से एक एम कट जाएगा और यहाँ से बी एन का स्क्वायर। अब इस एम का हमने क्या कर दिया, त्रिज्या गुणा कर दिया तो ये एम यहाँ पर आ गया और एक एम यहाँ पर आ गया। तो m इंटू बी एन का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से ये आपका बन गया कि कहते हैं एम बी एन स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम अपान आर एन। ठीक है, अब समीकरण एक, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण एक से एम बी एन का मान कितना है, एन एच अपान 2 पाई आर एन। यही वैल्यू इसकी जगह पे उठा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर एन एच अपान 2 पाई आर एन आ गया। यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम अपान आर एन हो गया।
ठीक है ना। अब इतना सहमत है आप यहाँ से। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर एन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन आर एन हो जाएगा। एक आर एच से एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर एन इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो के की वैल्यू होती है एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर एन, और यहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर एम अपॉन 1। क्या एक फोर से एक फोर कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, हमें आर एन की वैल्यू चाहिए। आर एन को इधर कर लो, जेड ई स्क्वायर एम को इधर कर लो आप। तो अगर आप यहाँ पे सेट करते हो तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए एक पाई बचा है, एक पाई है, यहाँ आर एन आपका कहते हैं, आर एन इधर हो गया तो इधर आप क्या ले लेंगे, आर एन, और ये जेड ई स्क्वायर एम यहाँ पर आ गया, यहाँ से जेड ई स्क्वायर इंटू एम, ये आर एन की दोस्तों क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, आर एन की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर एन इक्वल टू, यहाँ से अच्छा देखिए यहाँ से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जो वैल्यू आया वो आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर एम, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आर एन की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आर एन की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से जो आर एन की वैल्यू है, अगर आप देखिए इसमें एक चीज देखेंगे हम लोग कि कांस्टेंट क्या क्या आया है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कुछ कांस्टेंट मिलेगा। अगर यहाँ से कांस्टेंट मिलता है तो उसको कांस्टेंट में क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये आपका आर एन तो है ही, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8/8 गुणित 10⁻12 होता है, ये कांस्टेंट हो गया, इसे साथ में लिख लिया। एन एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कक्षा है, ये आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल है, पहली कक्षा है तो एन का मान 1, दूसरी है तो एन का मान 2, तीसरी है तो एन का मान 3, ऐसे हो सकता है। साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। एन को इधर बगल में लिख लेते हैं अपान, पाई की वैल्यू नहीं चेंज होती है, जेड आपका बदल सकता है, अलग अलग परमाणु क्रमांक के लिए जेड का मान अलग अलग होगा, और यहाँ से ई का मान हमेशा फिक्स रहता है, 1.6 गुणित 10⁻19 होता है, और साथ में ये एम, ये आपका दोस्तों इतना क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आर एन इक्वल टू आपका ये फार्मूला बन गया, ये आपका एनवी बोर त्रिज्या का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, आर एन क्या त्रिज्या। अगर पहला ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1 रख देंगे, अगर दूसरा है तो 2 रख देंगे, तीसरा है 3 रख देंगे, ऐसे ही हम लोग करते हैं। अगर दोस्तों अगर देखा जाए ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो अगर देखा जाए अगर ये कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो यहां से क्या बन जाएगा, आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या यही फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और जब इक्वल साइन हटाओगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या ले ले, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसके लिए ले, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ लिख लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु ले लें तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आर एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बटे 1, तो आर एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ये आपका बनेगा। इसका मतलब कुल मिला के हम देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आर एन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जो आर एन है जो त्रिज्या वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
एन पर, जैसे एन क्या है, एन बराबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी, स्क्वायर टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ गया। अब जैसे देखिए यहाँ से एक बात आती है कि अगर हम यहाँ से n बराबर कितना ले लें, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये सब डेरिवेशन आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहा है मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए मैं भी अपना बार कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद तो यही किया हूँ कि ये सब यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि पूछा नहीं जाता है। जो जो चीजें निकल के आती है मैं उसे बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप तैयार करने में सक्षम है तो भाई तैयार करिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। परीक्षा में अगर कहा जाता है कि ये नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके ना आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आ भी सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आ जाता है भाई, जो जो इम्पोर्टेंट आप समझ के जाओ वो आ जाता है, और आपकी किस्मत ही इतनी अच्छी कहाँ है कि जो जो पढ़ के जाओ वही फंसे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। अब दोस्तों यहाँ से जरा देखिए, अगर हम यहाँ से ले, ध्यान दीजिएगा, अगर हम n बराबर, देखिए आर एन प्रोपोर्शनल क्या आया है, एन स्क्वायर आया है। अगर यहाँ से n बराबर क्या ले ले, एक ले ले, n बराबर एक ले ले, यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ से आर एन का मान कितना आएगा, आर एन का मान कितना आएगा, एक आएगा। n बराबर 2 ले ले तो आर एन का मान कितना आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम n बराबर कितना ले ले, 3, सॉरी R1 का मान 1 हो जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो R2 का मान कितना हो जाएगा, 4। n बराबर 3 रखेंगे तो R3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टाइम जाएगा तो 9 हो जाएगा। n बराबर 4 लेंगे तो Rn का मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। कुल मिला के अगर हम कहें जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वो R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 अनुपाते R4 अनुपाते R5 इसी रेशियो में होता है। तो ये आपका स्क्वायर टाइम 1 अनुपाते 4 अनुपाते 9 अनुपाते 16। अब 16 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, 25 का क्या आएगा, 36 आएगा। ऐसे तो ऐसे आपका ये स्क्वायर टाइम क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में पूछा गया है, किसी भी जो ऑर्बिट होता है उसका जो त्रिज्या होता है, बारी जो त्रिज्या होता है उसका अनुपात किस अनुपात में होता है, याद रखिएगा स्क्वायर टाइम में होता है 1 अनुपाते 4 अनुपाते 9 अनुपाते 16 अनुपाते, फिर स्क्वायर कहाँ आएगा 25, फिर कहाँ आएगा 36 पे, फिर कहाँ आएगा 49 पे, फिर कहाँ आएगा 64 पे, फिर कहाँ आएगा 100 पे। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ से बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया। अब यहीं पे दोस्तों एक बात पूछता है कि बोर त्रिज्या क्या पूछता है, बोर त्रिज्या। तो यहाँ से हम लिखेंगे बोर त्रिज्या क्या होता है, बोर त्रिज्या। तो जरा देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, अगर हम क्या ले लें, हाइड्रोजन परमाणु की हम बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होगा, जेड का मान कितना होगा, 1 की प्रथम त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा मतलब n बराबर कितना, 1 की त्रिज्या, की त्रिज्या, ठीक है, बोर त्रिज्या होता है, ठीक है, बोर त्रिज्या। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा होता है, प्रथम कक्षा होता है उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, बोर त्रिज्या कहलाएगी। अब जरा यहाँ से देखते हैं, अभी दोस्तों हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला, क्या निकाला कि Rn इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट पाई me स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। क्या यही हम लोगों ने अभी निकाला था, ये फार्मूला हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन परमाणु का है, इसका मतलब जेड का मान क्या हो जाएगा, 1, पहली कक्षा का है, एन का मान क्या हो जाएगा, 1। अब जरा देखते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों निकाले तो वैल्यू देखिए Rn, ठीक है, Rn यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर, n का मान 1, 1 का स्क्वायर, जेड का मान 1, तो कुल मिला के Rn क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट पाई me स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या। पहली कक्षा, तो पहली कक्षा है n तो R1, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बोर त्रिज्या कहेंगे। यही क्या है, बोर त्रिज्या, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा की त्रिज्या होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोर त्रिज्या कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ से बोर त्रिज्या अगर आपको पता है तो वैल्यू हम इसका हमें पता होता है, तो वैल्यू हम
लिख के क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए R1 बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणित 10 घात कितना होता है, -12 होता है, ठीक है ना, अपान पाई का मान 3.14 होता है, और एन का मान क्या होता है आपका, एन का मान जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, तो 9.1 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 31 गुणते ई का मान 1.6 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा -19, 19 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसी को दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे, ये लगभग 0.5 गुणते 10 घात -10 मीटर के करीब आएगा। किसी चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना लगभग आएगा 0.5 गुणते 10 घात -10। अब आप जानते हैं 10 घात -10 मीटर को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आपका दोस्तों वैल्यू हो गई। तो चाहे आप बोलते चाहिए कहो चाहिए कहो, हालांकि आपका पूछा यही वाला जाता है, तो ये क्या हो गया, बोर त्रिज्या। क्या हो गया, बोर त्रिज्या। अगर पूछा जाए तो बोर त्रिज्या की वैल्यू कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ये पहली त्रिज्या होती है, ठीक है ना। अब एक चीज ना बच्चों, एक बात यहाँ से समझने का आप कोशिश करना कि हमने एक चीज देखा, क्या देखा कि R1 जो था वो कितना था 1, R2 जो था कितना था 4, R3 कितना था यहाँ पर आपका 9, R4 कितना था, ये आपका 16 था। ऐसे बढ़ता गया अनुपात, अभी हमने देखा। अगर देखें तो अगर हम देखें तो ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर, ये भी क्या है स्क्वायर, ये भी क्या है स्क्वायर। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, Rn इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा R1। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R1 वैल्यू कितनी है 1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से ये क्या बन गया दोस्तों, फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। R1 क्या है, ये आपको बोर त्रिज्या बताता है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं Rn इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1 का मान ये देखिए कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब जरा देखिए यहाँ से हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, या आप ऐसे ऐसे ही रहने दो, ऐसे इस वाले पैटर्न पे ही रहने दो, अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं इनका सबका त्रिज्या निकालना चाहते हैं, बोर त्रिज्या का अगर हम हाइड्रोजन परमाणु निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को रखते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा रख के बता देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम R2 के लिए लें तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणित 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यही 2 दूना 4 और 0.53 एंगस्ट्रॉम, और यही दोस्तों गुणा करोगे तो R2 बराबर जो वैल्यू होगी वो 2.12 एंगस्ट्रॉम होगा। तो R2 की वैल्यू ये हो गई। R1 की वैल्यू दोस्तों आपने निकाला 0.53 एंगस्ट्रॉम। R2 की वैल्यू कितनी हो गई, इतना हो गया। R3 अगर आप निकालते हैं तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इतने का आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 9 गुणते 0.53 एंगस्ट्रॉम, और यही आप गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा R3, ये लगभग में आपका आ जाएगा 4.71 एंगस्ट्रॉम के करीब में आएगा। आप पूरा कर लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं, ये लगभग में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी आधार पर ये वैल्यू आपकी चलती है, ठीक है ना। इसी आधार पर ये त्रिज्या का वैल्यू आप चौथे का अगर आप निकालना चाहते हैं R4, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 4 का स्क्वायर गुणते 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 53 एंगस्ट्रॉम पूरा कर लेंगे। यहाँ से 16 गुणते 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो वैल्यू आएगी आप लिख सकते हो। तो अब अगर चौथी कक्षा का कहे तो आप यहाँ से कर सकते हो, 5वीं कहे तो यहाँ से कर सकते हो, 6वीं का कहे आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक चीज की बात करते हैं, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। अगर दोस्तों हम यहाँ पे कक्षीय चाल देखते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होता है, हमने कहा कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है, तो किस वेग से घूमता है, ये नाभिक है,
इस नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो बी एन वेग से घूमता है। किस वेग से? बी एन। तो अब यही क्या कहा जाएगा, उसका कक्षीय चाल, किस वेग से वो उसमें उस कक्षा में घूमेगा, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये जो कक्षीय चाल होगा वो ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग एक चीज क्या जानते हैं, एम बी एन आर एन जानते हैं, और ये एन एच अपान क्या होता है दोस्तों, 2 पाई होता है। ठीक है, एन एच अपान क्या होता है, 2 पाई होता है। अब जरा देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमें बी एन की वैल्यू चाहिए, तो हमें एन एच अपान 2 पाई, आर एन को इधर कर दे, एन को इधर कर दे, तो एन इंटू क्या हो जाएगा, आर एन। अब हम लोग ये फार्मूला हमारा बना, हम जानते हैं चूंकि आर एन, जो आर एन की दोस्तों वैल्यू होती है, अभी हम लोगों ने दोस्तों आर एन की जो वैल्यू निकाला है वो क्या निकाला है, ध्यान दीजिएगा, आर एन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान पाई एम ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपान जेड, ये हमने निकाला था। ये आर एन की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था कुछ देर पहले। तो अब आर एन की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर जब रखेंगे बी एन बराबर, तो एन एच अपान 2 पाई एन इंटू आर एन की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, पाई एम ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। अब देखिए कुछ करता है, अगर यहाँ से अगर हम काटे तो एक पाई से एक पाई क्या हो गया, कट गया। ठीक है ना, एक पाई से एक पाई कट गया, और यहाँ से एक एन से एक एन कट गया। अब यहाँ दोस्तों हम लिखने का प्रयास करते हैं बी एन इक्वल टू एच अपान, यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ से 2 है, ठीक है, एच अपान 2, यहाँ से क्या है, एम है, एम, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर, और यहाँ से क्या है, एक एन कट गया तो एन बचा, और बटे में क्या है आपका, देखिए ये एम से एम भी कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, ई स्क्वायर अपान जेड, ई स्क्वायर अपान जेड, ये जेड ऊपर गया। अगर ये जेड दोस्तों ऊपर चला गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए पी एन इक्वल टू एच इंटू ई स्क्वायर जेड अपान 2 एम एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन। अब देखिए यहाँ एक एच से एक एच ये भी कट गया, तो बी एन इक्वल टू ई स्क्वायर जेड अपान 2 एम एप्सिलॉन नॉट एच इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई दोस्तों। ठीक है ना, अब एक चीज देखिए, ये बी एन की क्या होगी वैल्यू, मतलब इसी वेग से वो क्या करेगा, इस कक्षा में चक्कर लगाएगा, इस वेग से वो क्या करेगा, इस कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब यहाँ से देखिए कांस्टेंट को ढूंढते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एन, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, ई स्क्वायर, जेड आपका बदल जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ से कांस्टेंट क्या मिला, यहाँ से 2 मिल गया, 2 कांस्टेंट है, एम द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट ये भी है, एच क्या प्लांक नियतांक, और एन आपका नहीं बदलता है, इसलिए सॉरी एन आपका बदल जाता है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। ये आपका ये चीज बन गया। ठीक है ना, ये चीज बन गया। अब यहाँ से दोस्तों देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा, अगर देखा जाए तो बी एन ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं बी एन प्रोपोर्शनल जेड अपन क्या जगह एन, अगर जेड बराबर 1 हो तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन, ये आपका ये वैल्यू हो गई। इसी क्रम में होता है, मतलब कि कक्षा के ये क्या होता है, जो कक्षीय चाल होता है वो व्युत क्रमानुपाती होता है। किसके होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके व्युत क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों यहां से हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग आगे यहाँ पर बात करते हैं। ये इतनी वैल्यू आपको मिल गई, तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा होती है। दोस्तों मैं 2 वीडियो से 3 वीडियो और अपलोड करूंगा, इतने में आपका सारा काम हो जाएगा। हालांकि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट रखा है, जब पढ़ा रहा तो मैंने सोचा कि बता दे, लेकिन ये जरूरी उतना नहीं। ठीक है, आपको जैसे लगे आप वैसे कर सकते हैं। हमारा काम था आपके कहने पे अपलोड करना, हमने अपलोड कर दिया। जो हमने पीडीएफ भेजा है इस चैप्टर का,
अभी मैं भेजा नहीं, मैं भेज दे रहा हूँ। आप उसमें जो सवाल है उस सवाल को आप लगाइए, उससे ज्यादा सवाल नहीं बने, ठीक है ना। कोशिश हमारी यही है, बाकी आपका अपना किस्मत। क्लासरूम में मैंने लगभग मैक्सिमम चीजों को पढ़ाया है, आप भी कोशिश कीजिए। टीचर के सब कुछ कोशिश करने से सब कुछ नहीं होता है। अगर हमने अपना 90 दिया है, आप भी अपना 90 देंगे, तभी जाके वो 100% बनेगा। थैंक यू दोस्तों।